कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था कोगनसू, जो डिटेक्टिव था, जो कि अपने माँ के फ्यूनरल्स को छोड़कर अपनी बेटी के लिए केक लेने जा रहा होता है। रास्ते में उसकी बहन उसे कॉल करके जल्दी आने को कहती है। जल्दबाजी से कोगनसू के रास्ते में एक डॉग आ जाता है, जिसे बचाने में कोगनसू एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है और जब उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी मर चुका होता है। एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ डॉग और कोगनसू जानते हैं। इसी बीच यहाँ से पुलिस की कार गुजरती है, जिसे देखकर कोगनसू बहुत डर जाता है और जल्दी से डेड बॉडी को लेकर छुप जाता है। और जब यहाँ से पुलिस चली जाती है तो कोगनसू डेड बॉडी को अपने कार के डिग्गी में डाल देता है, इसे छुपाने के लिए अपने साथ ले जाता है। जब कोगनसू आगे जाता है तो पुलिस की चेकिंग चल रही होती है और कोगनसू पुलिस देखकर डर जाता है, लेकिन उसके पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और तभी एक पुलिस वाला एल्कोहल की चेकिंग के लिए कोगनसू का मुंह खुलवाता है। फिर कोगनसू बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन शराब पीने की वजह से पुलिस वाले कोगनसू को गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि डिटेक्टिव होने का कोई प्रूफ दिखाओ। कोगनसू कहता है कि मैं अपनी माँ के फ्यूनरल से आ रहा हूँ, बस उसके थोड़े दुख में पी लिया। लेकिन ये लोग कोगनसू की बातों पर यकीन नहीं करते और उसकी डिटेक्टिव आईडी ले लेते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला कार की डिग्गी चेक करने के लिए बस उसे खोलने ही वाला था, फिर कोगनसू जल्दी से उसे रोक देता है और यहाँ कोगनसू और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई होने लगती है और फिर ये लोग कोगनसू को दवाई से बेहोश कर देते हैं। और तभी इन लोगों को वेरिफिकेशन से पता चलता है कि कोगनसू सच में एक डिटेक्टिव है। और फिर यहाँ कोगनसू अपने ऑफिस में बैठा था और वहाँ पर कोगनसू के सीनियर चीफ और उसके साथी सेब्रेट के केस में फंस चुके हैं, क्योंकि ये रिश्वत खाते हैं। वहीं डिटेक्टिव पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा होता है और उन पर हाथ उठाता है, उसके डिटेक्टिव होने पर यकीन नहीं किया। इसके बाद कोगनसू अपने माँ के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ सभी गेस्ट जा चुके थे। और तभी कोगनसू के पास उसके बेटी का टॉय आता है और उसकी बेटी भी उसके पास आती है। यहाँ कोगनसू के साथी भी उसके पास आकर उसे रेड के बारे में बताते हैं और एक साथी जिसका नाम चोय है वो कहता है कि तुम ये इल्जाम अपने पे ले लो। फिर कोगनसू कहता है कि मैं क्यों लूं। इस बात पे ये सब झगड़ने लगते हैं और फिर ये लोग चले जाते हैं। तभी गार्ड इस आवाज को सुनकर चेक करने के लिए आता है, लेकिन रूम अंदर से लॉक होता है, जहाँ कोगनसू उस डेड बॉडी को एक ताबूत में बंद कर देता है, जिसके बाद ये अपनी माँ से माफी मांगता है, क्योंकि ऐसा करना गुनाह है। अगले दिन इस ताबूत को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, यानी वो लाश हमेशा के लिए छुप गई थी। लेकिन अभी भी कोगनसू के सामने एक और परेशानी थी कि उसकी गाड़ी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से वो पुलिस के सामने एक मुश्किल में पड़ सकता था। इसीलिए वो अपनी कार को पुलिस के कार में ठोक देता है और कहता है कि तुम लोगों ने कार को गलत जगह पार्क किया था। ये डिटेक्टिव था, इसीलिए उसे कोई कहता भी नहीं है। और यहाँ हमें कोरियन पुलिस दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर एक बम के टेस्टिंग करने के लिए उसे ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि ये काफी स्लो था। इसीलिए बटन दबाने से 1 मिनट के बाद ब्लास्ट हो जाता है। और इसी दिन इनके पास एक केस आ जाता है, जो कि ली नाम के एक आदमी का था। ये खूनी है और क्रिमिनल। जब कोगनसू उसे देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी डेड बॉडी को तो उसने दफनाया था, लेकिन ये अपने साथियों को नहीं बता सकता था कि ये मर चुका है। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए ये चला जाता है, जबकि उसे पता होता है कि ये अब मिलने वाला नहीं है। पुलिस वाले ली को ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर बैठे होते हैं और कहते हैं कि वो जरूर अंदर ही होगा, जिस पे कोगनसू कहता है कि वो अंदर नहीं होगा। फिर ये लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा। ये सुनकर कोगनसू बिल्कुल चुप हो जाता है और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें ली नहीं मिलता। इसी बीच कोगनसू को वही डॉग दिखता है, जो कि एक लौता गवाह था उस एक्सीडेंट का। और फिर कोगनसू उस डॉग के पीछे चला जाता है और उसे वही रोड दिखती है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। यही ली का ठिकाना था। अभी कोगनसू उस एक्सीडेंट को याद कर रहा ही होता है, एक इंस्पेक्टर आ जाता है और कोगनसू को बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सब सुनकर कोगनसू पूछता है कि इसके बारे में किसने बताया, और वो इंस्पेक्टर कहता है कि एक आदमी ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई है कि कैसे उस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ और फिर वो खूनी उसे कार में डालकर ले गया। ये सुनकर कोगनसू काफी ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि उसको किसी ने देख लिया है। और फिर उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है, यानी वो सीन इस पे रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। कोगनसू और उसके साथी इस एक्सीडेंट के फोटोज चेक करते हैं। यहाँ सिर्फ कार का पिछला हिस्सा दिखाया जाता है और उसके साथ ही नंबर प्लेट देखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आता। लेकिन कोगनसू का एक साथी नंबर पहचान लेता है कि ये कोगनसू की कार है, लेकिन वो कोगनसू पर शक नहीं करता। ये सब देखकर कोगनसू बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर वापस आता है, जहाँ उसकी बहन होती है और उसका हस्बैंड, जो कि वो पूरा दिन घर में ही रहता है और कुछ काम ही नहीं करता। अगले दिन जब कोगनसू ऑफिस में होता है तो उसे एक इंसान बार बार फोन करता है कि ली की बॉडी तुमने कहाँ छुपाई। पहले तो कोगनसू को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर बाद में वो आदमी कहता है कि अगर तुम पुलिस को इस बारे में कुछ भी बताते हो या तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर कोगनसू डर जाता है, लेकिन कोगनसू देखता है कि जो आदमी उसे ब्लैकमेल करता है वो सामने स्टेडी में है, जिसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव कोगनसू उसके पीछे भागता है।
पर इतनी देर में वो कार लेकर चला जाता है। फिर कोगन्सू उस कार का पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये आदमी पुलिस के हेडक्वार्टर में जाता है और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है, यानी ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है। तो फिर कोगन्सू को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, अरेस्ट क्यों नहीं, लेकिन इसका भी आगे पता चल जाएगा। और फिर इधर कोगन्सू कार में ही सो जाता है और उसका दोस्त उसे छुपके से उठाता है और कहता है कि तुम्हारी कार एकदम नहीं लग रही है। इस पर कोगन्सू कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी कार पुलिस के कार से एक्सीडेंट हुई थी, इसीलिए मैंने इसे रिपेयर करवाया है। और जब कोगन्सू कार में बैठता है तो उसे वही आदमी की कॉल आती है जो कोगन्सू से उस डेड बॉडी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन कोगन्सू नहीं बताता कि डेड बॉडी कहाँ पर छुपी है। इधर वो आदमी पुलिस स्टेशन पर आता है जिसका नाम पार्क होता है और कोगन्सू को मारता है और फिर बाद में उससे माफी मांगकर कहता है कि मैं तुम्हें कोई और समझा। पार्क यहाँ पर आता रहता है और जो उसके चीफ है वो भी इसे अच्छे से जानते हैं। पार्क बाथरूम में जाता है जिसके पीछे कोगन्सू भी चला जाता है और पार्क कोगन्सू से उस बॉडी के बारे में पूछता है, जिस पर कोगन्सू को गुस्सा आ जाता है और पार्क के साथ मारपीट करने लगता है। लेकिन पार्क इसको बहुत पीटता है, जिसे देखकर कोगन्सू समझ जाता है कि ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो उसे बॉडी देने का फैसला करता है। इसके बाद कोगन्सू उस बॉडी के पास जाता है और उसे बाहर निकाल कर देखता है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। फिर कोगन्सू को ये पता चलता है कि ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा, बल्कि इसे तो 2 गोलियां लगी थी, यानी टेस्ट होता भी है तो वो बच सकता था। फिर कोगन्सू को ली का फोन मिलता है जिसे लेकर वो अपने घर ले जाता है और फिर उसे चार्ज करने लगता है। यहाँ पर उसे एक डॉग दिखता है जो कि शुरुआत में था, ये ली का ही है। यहाँ कोगन्सू को ली का वॉलेट मिलता है जिसे चेक करने पर उसे कुछ खास नहीं मिलता। इसी बीच ली का फोन बजने लगता है। कोगन्सू उसे उठाता है तो एक आदमी फोन पर कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। कोगन्सू ये सुनकर जवाब नहीं देता, इसलिए वो आदमी समझ जाता है कि ये ली नहीं है और वो कॉल काट देता है। कोगन्सू उस आदमी की लोकेशन निकलवाता है और उस जगह जाने लगता है। इधर चोई के पास चालान की कॉपी आती है जिसने ट्रैफिक रूल को तोड़ा था। जब वो कार की नंबर प्लेट देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कार कोगन्सू की है जो कि 21 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन कोगन्सू ने बताया था कि उसकी कार 2 दिन पहले एक पुलिस वाले की कार से ठोकी गई थी। ये सब देखकर चोई समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट कोगन्सू ने ही किया था। वहीं दूसरी तरफ कोगन्सू उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और फिर उससे सब कुछ पता कर लेता है। ये आदमी कोगन्सू को बताता है कि पार्क जो कि पुलिस वाला है वो 2 नंबर का काम करता है। जैसे ही पुलिस के हाथ ड्रग्स लगते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि उन्हें पानी में बहा दो, मगर पार्क उन्हें बहाने के बाद दोबारा नीचे से एक नाली से ये पानी निकाल देता है और फिर पानी को उस बोतल में भरकर ड्रग्स को बार में इस्तेमाल किया जाता है जो कि खुद पार्क चलाता है। एक बार जब कोई इस ड्रग्स और पानी को ले लेता है तो उसको उसकी लत लग जाती है, इसीलिए पार्क आज इतना अमीर है। कोगन्सू उससे पूछता है कि पार्क ली को क्यों ढूंढ रहा है, उसके पास ऐसा है क्या। इस पे कोगन्सू को पता चलता है कि ली के पास लॉकर की चाबी है, इसीलिए वो फिर से ली के डेड बॉडी को बाहर निकालकर उस चाबी को ढूंढता है जो कि उसे मिल भी जाती है। लेकिन तब चोई यहाँ पर आ जाता है और कोगन्सू से कहता है कि तुमने इसका मर्डर किया है और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। इसी बीच कोगन्सू के हाथ से वो चाबी गिर जाती है। कोगन्सू चू को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन चू उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी पार्क कोगन्सू को कॉल करके कार से बाहर निकलने के लिए कहता है और जब कोगन्सू कार से बाहर आता है तो कार ब्लास्ट हो जाती है और चोई मारा जाता है। ये सब देखकर कोगन्सू को बहुत दुख होता है। पार्क कोगन्सू को मैसेज करता है कि अगर मुझे ली की डेड बॉडी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर कोगन्सू एक प्लान बनाता है, अपनी फैमिली को वेकेशन पर भेज देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर वो ही बॉम्ब उठाता है जो कि 1 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ था और सुबह ली की बॉडी को कार में लेकर चला जाता है और पार्क के कार में रख देता है। पार्क उसकी डेड बॉडी को बहुत अच्छे से चेक करता है लेकिन उसकी मशीन बॉम्ब को पहचान नहीं पाती। पार्क कोगन्सू को मारने की कोशिश करता है लेकिन कोगन्सू कहता है कि मैंने मेल टाइप कर दिया है, अब मुझे गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पार्क उसे जाने देता है और जब पार्क यहाँ से जा रहा होता है तो बम ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पार्क और कार नदी में बह जाते हैं। कोगन्सू अब खुश होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को कॉल करके बताता है कि वो भी बीच पे टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहा है। इसी बीच पार्क उसके घर आ जाता है जिसकी हालत बहुत खराब थी और फिर दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। कोगन्सू ने अपनी गन छुपाए रखी थी इसीलिए वो उसे निकालने लगता है और फिर पार्क को शूट करके मार देता है और फिर पुलिस को भी सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन फिर वो कोगन्सू को रिहा कर देते हैं क्योंकि उसने ली को नहीं मारा था और फिर कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।